जय हिंद डिफेंस लवर्स। स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मेन बैटल टैंक्स के बारे में, एक ऐसा वेपन प्लेटफॉर्म जो कि आज भी दुनिया भर की आर्मीज के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि वर्तमान समय में इंडियन आर्मी भी 3 अलग अलग तरह के बैटल टैंक्स को ऑपरेट करती है, जिनमें एक है भारत का स्वदेशी अर्जुन टैंक, दूसरा है T-90 भीष्म और तीसरा है T-72 अजय। और अब तो सीमाओं पर बदलती हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत लाइट टैंक्स को भी विकसित कर रहा है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि 1947 से लेकर अभी तक भारत वर्तमान समय में इस्तेमाल होने वाले 3 अलग अलग तरह के टैंक्स के अलावा 7 अलग अलग तरह के बैटल टैंक्स को ऑपरेट कर चुका है। तो आज के एपिसोड में हम आपको उन सभी टैंक्स के बारे में बताएंगे जो कि 1947 से लेकर अभी तक भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए गए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो 1947 में स्वतंत्रता के साथ जब भारत का विभाजन हुआ, तो उस विभाजन के साथ जो 1947 से पहले एक मैसिव ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, तो वो भी 2 हिस्सों में बढ़ गई, एक इंडियन आर्मी, दूसरा पाकिस्तानी आर्मी। और इसी के साथ इंडियन आर्मी को ब्रिटिशर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कई अलग अलग वैरायटी के टैंक्स भी विरासत में मिले, और जिसमें से पहला नाम है M5 स्टुअर्ट। और जो ये M5 स्टुअर्ट टैंक था, तो ये वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल किए गए M3 स्टुअर्ट टैंक का एक इम्प्रूव वर्जन था, जो कि 1942 में ब्रिटिशर्स को सप्लाई किया गया और इस टैंक को बनाया था यूएस ने। और फिर 1947 में स्वतंत्रता हासिल करने के साथ ही इंडियन आर्मी ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी से काफी अच्छी खासी संख्या में M5 स्टुअर्ट टैंक्स को लिया था। और फिर यही टैंक्स 1947-48 के इंडो पाकिस्तान वॉर के दौरान ऑपरेशन बाइसन में भी इस्तेमाल किए गए थे। और इस दौरान इन टैंक्स को इस्तेमाल करने के लिए जो इंडियन आर्मी थी, उसने इन टैंक्स को डिसेंबल किया था और फिर डिसेंबल करके इन टैंक्स को जोजिला पास पर ले जाया गया था। और क्या आप जानते हैं कि ये सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड है जहां तक किसी भी बैटल टैंक को ऑपरेट किया गया है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये M5 स्टुअर्ट एक लाइट टैंक था, और इस टैंक ने भारत के लिए द्रास और कारगिल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र को जीतकर 1947-48 के इंडो पाकिस्तान वॉर में एक बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस टैंक का जो प्रमुख हथियार था, तो वो था 147 राउंड्स के साथ इसकी 37 mm की मेन गन। और इसके अलावा सेकेंडरी आर्मामेंट के तौर पर इसमें 7.62 mm की ब्राउनिंग मशीन गन्स को भी इक्विप्ड किया गया था। इसका जो इंजन था वो 220 हॉर्स पावर को प्रोड्यूस कर सकता था, और इस टैंक का वजन केवल 15 टन था। इसे ड्राइवर, लोडर, गनर और कमांडर के साथ 4 लोगों का क्रू ऑपरेट करता था। और आप ये भी कह सकते हैं कि इस टैंक ने शुरू में ही हमको इस बात का एहसास दिला दिया था कि अगर हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में टैंक्स का इस्तेमाल करना है, तो वहाँ पे इसके जैसे लाइट टैंक्स कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और अब आप देख ही रहे कि अब हमें दोबारा से कैसे लाइट टैंक्स की जरूरत काफी महसूस हो रही है, खास करके लद्दाख में। और खैर, हम बढ़ते हैं अपने अगले टैंक की तरफ, जो की है M4 शर्मन। तो ये भी वर्ल्ड वॉर 2 का एक बहुत ही आइकॉनिक टैंक था, और शर्मन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किए गए एलाइड टैंक में से एक था। और ये टैंक वेस्ट कंट्रीज के लिए बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि उस समय सोवियट्स के लिए उनका T-34। और ब्रिटिश आर्मी इस टैंक को काफी अच्छी खासी संख्या में ऑपरेट करती थी। और इसी वजह से 1947 के बाद ये शर्मन्स भारत और पाकिस्तान दोनों को विरासत में मिले थे। और ये M4 शर्मन्स भी यूएस ओरिजिन के ही टैंक थे, और जो कि मीडियम टैंक की कैटेगरी में आते थे। हालांकि ये टैंक इंडियन आर्मी के सर्विस से कब रिटायर हुए, तो इसकी कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन इस बात की इन्फॉर्मेशन जरूर है कि ये टैंक्स 1961 के ऑपरेशन विजय, जो कि गोवा में पुर्तगाली के खिलाफ था, और 1965 के इंडो पाकिस्तान वॉर के अलावा 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में भी इस्तेमाल हुए थे। हालांकि 1971 वाले वॉर में इन शर्मन टैंक्स के कुछ अपग्रेडेड वेरिएंट इस्तेमाल किए गए थे, जिसमें भारत ने इन M4s को फ्रांस के 75 mm की CN-75-50 वाली कैनन और उसको सोवियट्स की 76 mm वाली D-85 कैनन के साथ लोकली मॉडिफाई किया था। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जो टैंक्स हैं ये 1947 से 1971 तक इंडियन आर्मी की सर्विस में बने हुए थे, और उस समय तक पाकिस्तान भी ये वाले टैंक्स इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन तब तक पाकिस्तान को यूएस से M48 पैटर्न जैसे एडवांस टैंक्स भी मिल चुके थे। अभी शर्मन टैंक्स के मेन आर्मामेंट में 75 mm की गन थी, तो जबकि सेकेंडरी आर्मामेंट के तौर पर 0.50 कैलिबर की ब्राउनिंग मशीन गन और 2 0.30 कैलिबर की ब्राउनिंग मशीन गन्स भी थी। और बाकी जो भारत ने इनको लोकली मॉडिफाई किया था, तो वो और भी पावरफुल गन्स के साथ थे। बाकी जैसा कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को यूएस से एडवांस टैंक्स मिलने शुरू हो गए थे, और इसी वजह से भारत को महसूस हुआ कि उन्हें एडवांस टैंक्स की जरूरत है। और फिर यहाँ से एंट्री हुई इंडियन आर्मी की सर्विस में सेंचुरियन टैंक्स की, जो कि उस समय के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस वेस्टर्न टैंक्स में गिने जाते थे। और इन टैंक्स को भारत ने यूके से लिया था। हालांकि 1965 के इंडो पाकिस्तान वॉर के दौरान भारत की जो अधिकतर टैंक फ्लीट थी, तो उसमें पुराने M4 शर्मन टैंक्स और M3 स्टुअर्ट लाइट टैंक्स थे, लेकिन तब तक भारत के पास सेंचुरियन टैंक्स भी आ चुके थे। और इन टैंक्स ने 1965 के इंडो पाकिस्तान वॉर और 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और सेंचुरियन एक ऐसा टैंक था जो वर्ल्ड वाइड कॉम्बैट प्रूवन था, और इसने इजराइल अरब वॉर्स के दौरान भी अपने आप को साबित करके दिखाया था, और तब ये इजरायली आर्मर की बैकबोन की तरह भी था। और फिर जब 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ,
तो उस युद्ध में इन सेंचुरियन टैंक्स ने पाकिस्तान के काउंटलेस पैटर्न टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया है और वहीं से इसको एक नया निकनेम भी मिला, पैटर्न किलर। और केवल 1965 ही नहीं बल्कि 1971 में भी बसंतर की लड़ाई में भारत के परमवीर सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की कमांड में पूना हॉर्स के नी सेंचुरियन टैंक ने अकेले पाकिस्तान के 8 पैटर्न टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया था। और क्या आप जानते हैं कि सेंचुरियन टैंक का एक निकनेम भी है और वो है फामागुस्ता। और ये फामागुस्ता नाम उस टाउन के नाम पर रखा गया है जो कि साइप्रस के ईस्टर्न कोस्ट में, जहाँ पे लेट 1940s में पूना हॉर्स स्टेशन थी। मगर सेंचुरियन टैंक्स 87 mm की मेन गन के साथ इक्विप थे, और जबकि इसके बाद के कुछ वेरिएंट्स 105 mm की मेन गन के साथ अपग्रेड भी किए गए थे, जो कि आज के कई मॉडर्न टैंक्स में ऑलरेडी इस्तेमाल हो रही है, जैसे कि लेपर्ड और एब्रम्स के बाकी के अर्ली वर्जन। बाकी सेंचुरियन टैंक्स में रोल्स रॉयस का मीटियोर इंजन लगा हुआ था जो कि 650 हॉर्स पावर को प्रोड्यूस करता था और इस टैंक का वजन था लगभग 51 टन। बाकी इस लिस्ट में अगला नाम है फ्रेंच ओरिजिन के AMX-13 लाइट टैंक्स का। हालांकि ये जो टैंक्स है इंडियन आर्मी की सर्विस में एग्जैक्टली कौन से ईयर में इंडक्ट किए गए तो इसका कोई इन्फॉर्मेशन तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर कंफर्म है कि ये टैंक्स 1952 के बाद इंडियन आर्मी की सर्विस का हिस्सा बने और ये टैंक्स 1962 के इंडो चाइना वॉर में भी इस्तेमाल हुए थे, जब इन्हें चुशूल तक एयरलिफ्ट किया गया था। और इसकी अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है कि इंडियन एयरफोर्स ने कैसे इतने सारे चैलेंजेस होने के बावजूद भी इन टैंक्स को चुशूल तक एयरलिफ्ट कर दिया था। और इन टैंक्स ने 1965 के इंडो पाकिस्तान वॉर में भी बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और खास करके छम जॉर्जन वाले सेक्टर में। बाकी इस टैंक को 75 mm की SA-50 राइफल गन से इक्विप किया गया था और इसमें सेकेंडरी आर्मामेंट के तौर पर 7.62 mm की कोएक्सियल मशीन गन भी थी। और इसका जो इंजन था वो 250 हॉर्स पावर को प्रोड्यूस करता था और इस टैंक का वजन केवल 14 टन था। और वजन में इतना हल्का होने की वजह से इसे एक नया निकनेम भी मिला था और वो था जंपर टैंक। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से देख रहे हैं तो आपको समझ में आया होगा कि 1947 के बाद से भारत ने ब्रिटिश और फ्रेंच टैंक्स का काफी इस्तेमाल किया, लेकिन आजादी के बाद केवल यही टैंक्स आर्मी की सर्विस में नहीं थे, बल्कि इनके अलावा सोवियत ओरिजिन के टैंक्स ने भी आर्मी के सर्विस में अपनी महत्वपूर्ण सेवा दी थी। और इन्हीं में से एक टैंक था PT-76 जो कि 1962 से 2009 तक इंडियन आर्मी की सर्विस में बना रहा। और PT-76 एक सोवियत ओरिजिन का एम्फीबियस लाइट टैंक था और इसी वजह से इस टैंक का पूरा नाम फ्लोटिंग टैंक 76 था। इन लाइट टैंक्स को सोवियत यूनियन से भारत ने 1962 में लिया और शुरुआत में 178 टैंक्स ऑर्डर किए गए थे और फिर बाद में इसके और भी ऑर्डर्स प्लेस किए गए और इंडियन आर्मी ने इसे 1965 के इंडो पाकिस्तान वॉर में पाकिस्तान के M24 जाफे लाइट टैंक्स के खिलाफ इस्तेमाल किया था। और 1965 के अलावा इस टैंक ने 1971 में भी एक्शंस देखे हैं और 1971 में तो इंडियन आर्मी की सुपीरियर टैक्टिक्स के साथ इस PT-76 ने संख्या में कम होने के बावजूद भी पाकिस्तान के M24 जाफे लाइट टैंक्स पर अच्छी खासी बढ़त बनाई थी और अपने आप को सुपीरियर साबित करके दिखाया। और इन टैंक्स की सुपीरियरिटी को साबित करने का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है गरीपुर की लड़ाई, जहाँ पे इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री बटालियन ने केवल 14 PT-76 टैंक्स के साथ एक बेहद ही बड़ी संख्या में पाकिस्तानी आर्मर्ड यूनिट्स को डिफीट कर दिया था और जिसमें पाकिस्तानी सेना को बहुत बड़ी कैजुअलिटीज हुई थी। इस बैटल में 8 पाकिस्तानी M24 जाफे टैंक्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे, 3 को कैप्चर भी किया गया था, जबकि इसमें भारत ने अपने केवल 2 ही PT-76 टैंक को खोया। यहाँ तक कि 1968 में पाकिस्तान ने भी इंडोनेशिया से कुछ सेकंड हैंड PT-76 टैंक्स को खरीदा था और जो कि उसने 1971 में इस्तेमाल भी किए। और जैसा कि कहा जाता है कि हथियार से ज्यादा हथियार चलाने वाला मायने रखता है। बाकी इन टैंक्स का वजन केवल 14 टन था। इन्हें 76 mm की D56 की राइफल गन से इक्विप किया गया था और वो भी 7.62 mm की कोएक्सियल मशीन गन के साथ। इनको पावर देने के लिए इसमें V6 टाइप डीजल इंजन लगा हुआ था जो कि 240 हॉर्स पावर को जनरेट करता था और ये रोड पर 44 km/h और पानी पर 10 km/h की स्पीड से चल सकता था। और ये एक ऐसा टैंक था जिसने दुनिया भर के कई सारे युद्धों में भाग लिया था, फिर चाहे हंगरी का इन्वेजन हो, वियतनाम वॉर हो, अरब इजराइल वॉर हो या फिर गल्फ वॉर, हर जगह ये टैंक इस्तेमाल हुए हैं और लगभग 12,000 से अधिक PT-76 टैंक्स प्रोड्यूस किए गए थे। इन टैंक्स के बाद फिर भारत ने T-54 और T-55 को भी लिया जो कि 1964 से 2011 तक इंडियन आर्मी की सर्विस में बने हुए थे और इंडियन आर्मी की सर्विस में इस्तेमाल होने वाले सोवियत ओरिजिन के पहले मेन बैटल टैंक्स थे और जिनकी 300 यूनिट्स के लिए 1964 में भारत ने ऑर्डर्स दिए थे। और ये एक ऐसा समय था जब KGB का इन्फ्लुएंस इंडियन गवर्नमेंट में काफी बढ़ रहा था और जिस वजह से इंडियन आर्म फोर्सेस वेस्टर्न हार्डवेयर से सोवियत हार्डवेयर में शिफ्ट हो रही थी और फिर जल्दी आर्मी को भी इन सोवियत मशीन्स को टेस्ट करने का अवसर भी मिला जब 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में जब भारत ने T-54 और T-55 को काफी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। और इन T-55 टैंक्स के दुश्मन टैंक के साथ मुलाकात सबसे पहले 22 नवंबर 1971 गरीपुर की एरिया में हुई थी और उस एरिया में भारत के T-55 ने पाकिस्तान के 3 M24 जाफे टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया था। और फिर 10 और 11 दिसंबर को नैनाकोट की लड़ाई में भी भारत के T-55 ने पाकिस्तान के 9 M47 और M48 टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया और वो भी अपनी तरफ बिना कोई लॉस लिए। और फिर बसंतर की लड़ाई में भी इंडियन आर्मी के T-55 ने पाकिस्तान के 46 M48 टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया था, जबकि इस दौरान हमने अपने केवल 10 मेन बैटल टैंक्स को ही खोया। बाकी इन टैंक्स को 100 mm की राइफल गन से इक्विप किया गया था और इसका वजन करीब 36 टन था
और जबकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी जो लेटेस्ट रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में रशिया ने अपने पुराने इन्हीं T-55 टैंक्स को भी स्टोरेज से निकाला है यूक्रेन वॉर में इस्तेमाल करने के लिए। और जबकि इंडियन आर्मी ने सोवियत यूनियन, चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड से इस टैंक की 1700 से भी अधिक यूनिट्स के लिए ऑर्डर दिए थे। और फिर 1990s में इन टैंक्स को मॉडर्नाइज भी किया गया और जो लास्ट T-55 टैंक था वो 2011 में आर्मी की एक्टिव सर्विस से फेस्ड आउट हुआ। अब अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि आर्मी ने तो 1700 टैंक्स के ऑर्डर्स दिए थे, तो फिर तो अभी बहुत सारी संख्या में टैंक्स ऑलरेडी मौजूद भी होंगे। तो बता दें कि वो टैंक्स अभी स्टोरेज में रिजर्व के तौर पर रखे गए और कुछ T-55 के जो टैरेट्स है वो LOC के साथ स्टैटिक डिफेंस के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और बाकी इसके बाद इस लिस्ट में जो अगला नाम है वो है विजेंता मेन बैटल टैंक्स का, जो कि 1963 से 2008 तक इंडियन आर्मी में अपनी सर्विस दे चुके हैं। और इस टैंक के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि विजेंता या फिर विकर्स मेन बैटल टैंक शुरुआत में यूके में विकर्स एमस्ट्रॉन्ग द्वारा विकसित किया गया था और इसे मुख्य रूप से एक्सपोर्ट पर्पस के लिए विकसित किया जा रहा था, लेकिन इसे कभी भी यूके की आर्मी ने इस्तेमाल नहीं किया। और फिर 1963 में इसकी करीब 80 यूनिट्स डायरेक्टली यूके से भारत में इंपोर्ट की गई थी और फिर बाद में जाकर 1965 तक भारत ने इन टैंक्स को स्थानीय तौर पर लाइसेंस के तहत भारत में ही प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। और आप ये भी कह सकते हैं कि इंडियन आर्मी का सबसे पहला स्वदेशी टैंक भी है और जिसका बाद में नाम बदलकर विकर्स से विजेंता रखा गया। और चूंकि 1965 के इंडो पाकिस्तान वॉर के दौरान ये विजेंता पूरी तरह से कॉम्बैट के लिए तैयार नहीं था, तो इसलिए इस दौरान इसने बहुत ही लिमिटेड एक्शन देखा। लेकिन 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में विजेंता को अपने आप को साबित करने का अवसर जरूर मिला था और उस दौरान ईस्टर्न फ्रंट पर ये अपने फुल पोटेंशियल पर इस्तेमाल किया गया। और लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की कमांड के तहत 8th, 28th और 57th डिवीजन ने इन विजेंता टैंक से लैस होकर ब्लिट्जक्रेग रणनीति का उपयोग करते हुए पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय हमले का नेतृत्व किया था। बाकी जो भारत में बना विजेंता मार्क 1 था उसे इक्विप किया गया था L7A2 105 mm की मेन गन से और बाकी इसमें 12.7 mm की को एक्सिल मशीन गन भी लगाई गई थी 1000 राउंड्स के साथ। और 1986 तक करीब 2200 विजेंता टैंक भारत में स्थानीय तौर पर प्रोड्यूस किए जा चुके थे, लेकिन इनमें से कुछ ही टैंक्स थे जिनको मार्क 1A स्टैंडर्ड में मॉडिफाई किया गया था, जबकि पहले योजना थी कि करीब 1100 विजेंता टैंक्स को अपग्रेड किया जाएगा। और फिर बाद में इन टैंक्स को मार्क 2 स्टैंडर्ड्स में भी मॉडिफाई किया गया, जिसमें इन्हें कई सारे एनहेंसमेंट्स के साथ मॉडर्न फायर कंट्रोल सिस्टम्स भी मिले और कुछ स्पेशल वेरिएंट्स तो विजेंता के चेसिस से बने थे। और जो इसका सबसे सिग्निफिकेंट वेरिएंट था वो था कैटापुल्ट SPA, जिसमें सोवियट्स की M46 फील्ड गन माउंट की गई थी। बाकी 2008 तक सारे विजेंता टैंक आर्मी की सर्विस से T-72M टैंक से रिप्लेस कर दिए गए थे। अब बाकी इनमें से कुछ टैंक अभी भी T-55 की तरह ही LOC पर स्टैटिक डिफेंस मैकेनिज्म के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और बाकी को रिजर्व के तौर पर स्टोर करके रखा गया है। और फिर इसके बाद नंबर आया मॉडर्न टैंक्स का, जिसकी शुरुआत हुई 1981 में जब T-72M को चूज किया गया और 1982 में आर्मी की सर्विस में इसे इंडक्ट किया गया। और फिर उसके बाद 1990s के एंड में भारत ने T-90 टैंक्स को भी रशिया से इंपोर्ट किया और फिर 2001 तक भारत में इनका लाइसेंस प्रोडक्शन शुरू हुआ। और आप ये भी कह सकते हैं कि अभी वर्तमान समय में इंडियन आर्मी की सर्विस में मौजूद ये सबसे पावरफुल टैंक्स भी हैं, जो कि कई अलग अलग वैरायटी के राउंड फायर कर सकते हैं। और उसी बीच DRDO ने अर्जुन नाम के स्वदेशी मेन बैटल टैंक को भी विकसित किया, जिसके करीब 124 मार्क 1 वाले वर्जन आर्मी ऑपरेट कर रही है और इसके अपग्रेडेड वर्जन जिसे हम जानते हैं अर्जुन मार्क 1A के नाम से, तो इसके 118 यूनिट्स के लिए ऑर्डर्स प्लेस किए गए हैं। पर जैसे जैसे समय बदलता गया तो इन टैंक्स की टेक्नोलॉजी भी एडवांस होती गई है और अब जो आने वाले टैंक्स होंगे वो और भी एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ होंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने अपने FRCV प्रोग्राम को भी लॉन्च किया, यानी कि फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल, जो कि AI जैसी एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ आएगा। और इन सबके अलावा हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए आर्मी 350 लाइट टैंक्स को भी खरीद रही है। और बाकी ये था 1947 से लेकर अभी तक इंडियन आर्मी में इस्तेमाल हुए अलग अलग बैटल टैंक्स का इतिहास। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।